टॉपिक से जहाँ कल छोड़ा था। तो कल हमें आपको बताने जा रहे थे कि एक हेडर फाइल कैसे बनाते हैं। तो हेडर फाइल की कुछ यहाँ पर लिस्ट हमने बना रखी है पहले से, बस हम इसे सेव करेंगे। एक यहाँ पे और नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए string.h। देखिए string.h तो आप सबको पता ही है कि ये एक ऐसी फाइल है जिसमें आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये string.h तो आप लोगों ने पहले भी यूज की, आपको पता है कि ये स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को यूज करने में हमारी हेल्प करती है। इसी तरह से हमें बहुत बार जरूरत पड़ता है कि सिंगल कैरेक्टर पे हम कोई काम करें, कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज करें, तो उसके लिए हमें एक फाइल मिलती है ctype.h। तो ये फाइल भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमने 4-5 लाइब्रेरी फाइल्स के नाम यहाँ पर, सॉरी हेडर फाइल्स के नाम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या है, हमें इसे सेव करना है। सेव करेंगे, इसको हम सेव कर रहे हैं। तो सेव करने पर वही आपको ध्यान रखना है कि फाइल का जो है आपको एक्सटेंशन देना है .h, और फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए। तो हमने फाइल को नाम ही दे दिया यहाँ पे header.h, ये हमने करा यहाँ पर और इसे सेव कर दिया। टर्बो C3 के बिन फोल्डर में header.h हमारी सेव हो गई है। इसको हम क्लोज कर देंगे। ये फाइल का अब हमें कोई यूज नहीं है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर और सिर्फ हम लिखेंगे #include और ऐसे डबल कोट्स में C ड्राइव टर्बो C3 बिन, फाइल का नाम header.h और डबल कोट्स को हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब हम अपना मेन फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर। नेम किया हमने और सपोज यहाँ पर हमने ऐसे कुछ काम कर लिया, जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हमने s नाम का, और उसकी साइज हमने यहाँ पे 10 दे दिया। और ये साइज नहीं दिया हमने, सिर्फ हमने उसको उसमें एक वर्ड लिख दिया नाइटेक। तो ये तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया। फिर मान लीजिए एक कैरेक्टर लिया हमने C और उसमें हमने कैपिटल A स्टोर कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिंगल कैरेक्टर इनिशियलाइज करते हैं तो आपको साइज नहीं देना है, और दूसरी बात, आप जो वैल्यू डालते हैं वो सिंगल कोट्स में एनक्लोज होनी चाहिए। जब आप स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग स्टोर होना चाहिए, और आपको जो है अपना जो स्ट्रिंग है उसके लिए आपको साइज देने की जरूरत है। अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो साइज नहीं देना है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स तब भी आपको देने हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने एक n ले लिया इंटीजर और उसको वैल्यू दे दी हमने मान लीजिए 25। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंट हमने एक फ्लोट में भी ले लिया। फ्लोट में हमने मान लीजिए ले लिया a और उसको हमने वैल्यू दे दी यहाँ पर सपोज 2.0 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है कि जो स्ट्रिंग है उसकी हमें लेंथ प्रिंट करानी है। तो लेंथ को प्रिंट कराने के लिए लेंथ हमारी इंटीजर में होती है, तो यहाँ हमने ये लिख दिया और लेंथ के लिए हमें पता है फंक्शन क्या यूज होगा, strlen, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग का नाम डालेंगे। ये हो गया। फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो कैरेक्टर है उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट हो। तो आस्काई वैल्यू भी आपकी किस में होती है, इंटीजर में होती है। तो आस्काई वैल्यू प्रिंट हो, लेकिन आस्काई वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम उस कैरेक्टर का नाम यहाँ पर डाल देंगे। C लिख दिया हमने, कोई फंक्शन इसके लिए नहीं यूज किया है, डायरेक्ट हमने अपने कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम दे दिया है। फिर उसके अलावा हम क्या करना चाहते हैं, अब हम अपना जो नंबर लिया है उसका हम स्क्वायर रूट रिटर्न करना चाहते हैं, या हाँ ठीक है, उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से फंक्शन लिखा printf, और स्क्वायर रूट रिटर्न करने के लिए फिर हमने ये दे दिया इंटीजर स्पेसिफायर, और स्क्वायर रूट के लिए हमने फंक्शन यूज किया sqrt, और ब्रैकेट में हमने अपने वेरिएबल का नाम डाल दिया, हमारा वेरिएबल है n। और लास्ट में हम ये भी करना चाहते हैं कि जो हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है इसकी हम पावर रिटर्न करना चाहते हैं। तो इसको हम मान लीजिए इसकी पावर 5 करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया इसको %f, क्योंकि हमें ये पता है कि पावर रिटर्न करने के लिए जो फंक्शन हमें चाहिए होगा उसका रिटर्न टाइप फ्लोटिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए %f लिखा है, कॉमा। अब यहाँ फंक्शन का नाम लिखेंगे पाव और अपने वैल्यू देंगे, किसकी पावर निकालनी है, a की।
कितनी पावर निकालनी है 5, और इस तरह से ये सारे काम हमने करके यहाँ पर गेट ch किया। अब देखिए सभी को पता है कि डिफरेंट डेटा टाइप अगर हम यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डेटा टाइप पे डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए उन सबकी हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। जैसे मैथ से फंक्शन रिलेटेड है तो मैथ डॉट एच होनी चाहिए, स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो स्ट्रिंग डॉट एच होनी चाहिए, सिंगल कैरेक्टर से रिलेटेड है तो एक फाइल होती है हेडर फाइल जिसका नाम होता है सी टाइप डॉट एच। अभी हम आपको यूज करके दिखाएंगे आगे ये सेशन में, तो वो अगर आपको करना है तो वो भी आपको सी टाइप डॉट एच भी आपको चाहिए। तो इस तरह के काम करने के लिए डिफरेंट हेडर फाइल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, हमने कोई हेडर फाइल नहीं ली है, बजाय इसके जो हेडर फाइल हमने क्रिएट की थी उसका यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। और ये जो हेडर फाइल हमने क्रिएट की है हेडर डॉट एच, बस इसमें इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें उन सभी फाइलों के नाम होने चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। एक बार CLR दे देते हैं और रन करा रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या लिख करके आया है 6। क्यों लिख करके आया है? क्योंकि ये नाइटेक की लेंथ दे रहा है, जो नाइटेक स्ट्रिंग हमने स्टोर किया था उसकी लेंथ दे रहा है। फिर नेक्स्ट में देखिए लिखा है 65। 65 जो है, जो कैपिटल ए हमने कैर में स्टोर किया था उसकी आस्काई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है ये क्या कर रहा है, हमको बता रहा है, नेक्स्ट वाला फंक्शन है SQRT। ये अच्छा, यहाँ %d लगा दिया है, %d नहीं लगाएंगे, इसका रिटर्न टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट होता है तो इसका रिटर्न टाइप हमें %f देना होगा, इसीलिए 0 दे रहा है। %f कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। और हम ये भी चाहते हैं कि स्क्वायर रूट आए, भले ही फ्लोटिंग पॉइंट तो रिटर्न टाइप है, वो तो हमारी मजबूरी है लिखना, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ना आए, तो .0f कर दिया यहाँ पर हमने। और अब हम इस प्रोग्राम को वापस से रन कर रहे हैं तो देखिए 5 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 ही होता है, तो स्क्वायर रूट भी रिटर्न कर दिया। और लास्ट में आपको क्या बता रहा है, 2 is to the power 5, तो वो दे रहा है आपको 32। तो देखिए इस तरह से इतने सारे फंक्शंस यहाँ यूज हुए, जिसमें से कुछ आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड थे, फिर आपने यहाँ पे मैथ से रिलेटेड भी फंक्शन यूज किए, और किसी हेडर फाइल का यहाँ नाम नहीं लिखा, लेकिन वो जो हेडर फाइल आपने क्रिएट की थी सिर्फ उसका आपने यहाँ पर नाम उसके एड्रेस के साथ लिख दिया। तो इस तरह से आप एक हेडर फाइल क्रिएट करते हैं और अब इस वाली हेडर फाइल को आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आपको बार बार वो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पूरा जो लेंदी प्रोसेस है उसको देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गई चीजें कि आपने एक हेडर फाइल कैसे क्रिएट की, बाकी हमने आपको बता ही दिया था कि जो पूरा प्रोसेस था हेडर फाइल को क्रिएट करने का, वो अगर आपको दिया जाए तो बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा कि द स्टेप्स टू क्रिएट अ हेडर फाइल आर एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर डालिए, go to editor window of file, click on new option, type the list of header files which are needed, फिर click on save option, then save the file with .h extension, create another file, another new file, और फिर आप write the code and write the address as follows, और फिर उसमें आप ये लाइन लिख के दिखाएंगे कि ये हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड कराया जाता है। ये पूरी लाइन आप लिख के दिखाएंगे और फिर आप बताएंगे कि above mentioned are the steps, if they are followed correctly then a header file would be created। ये तरीका आपका होगा। चलिए, तो हेडर फाइल की बात हो गई है, स्ट्रिंग को हमने आपको पैराग्राफ एक्सेप्ट करना बता दिया, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस की। लाइब्रेरी फंक्शन जैसा कि पहले भी आपको बताया है, ये वो फंक्शन है जिनके के लिए आपको कोई खुद से मेहनत नहीं करनी है, आपको बस वो फंक्शंस पहले से बने बनाए मिल रहे हैं, आपको उन फंक्शंस को यूज करना है। कोई भी बना बनाया फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो हमको देखिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सा फंक्शन बना है। जैसे एक्सेल में भी अगर आपने फंक्शन यूज किया और आपको मान लीजिए कहा गया कि किसी भी फंक्शन का हमें रिमाइंडर निकालना है, तो आपको ये पता है कि रिमाइंडर निकालने के लिए आपको मॉड फंक्शन का ही यूज करना है। तो इस तरीके से मतलब कौन सा काम हो रहा है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है भी या नहीं, ये पता होना चाहिए। जब फंक्शन के बारे में पता चल गया कि ये काम करना है, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो strlen फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या होंगी, यानी फंक्शन के अंदर कितनी आर्ग्यूमेंट दी जाएंगी। क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सिंगल आर्ग्यूमेंट पे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो जो डबल आर्ग्यूमेंट पे काम करते हैं जिनमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। तो फंक्शन की आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो फंक्शन आप यूज करने जा रहे हैं वो किस हेडर फाइल का कंटेंट है, तो उस हेडर फाइल का आपको नाम भी अपने प्रोग्राम में लिखना होगा।
तो सबसे शुरू में हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस ही करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है अपना यूज किया है math.h। math.h में सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं पाव फंक्शन। पाव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी नंबर को कितनी भी पावर रेज करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया n में वैल्यू मान लीजिए 10, और हमें जो भी वैल्यू n में है हम इनिशियलाइज ना भी करें तो कोई जरूरी नहीं है, हम मांग भी सकते हैं। हमने यहाँ पे स्क्रीन क्लियर किया और हमने कहा कि यूजर से एक नंबर मांगिए और उस नंबर के लिए आप पावर रेज कीजिए। तो नंबर भी आप मांगिए कि नंबर क्या है और उसको पावर कितनी देनी है वो भी आप मांग लीजिए। तो आपने नंबर के लिए ले लिया n और यहाँ लिख दिया एंटर नंबर एंड पावर, यानी नंबर एंटर कीजिए और उसको कितनी पावर देनी है वो भी एंटर कीजिए। तो जब आपको ये वैल्यू मांगनी है तो आप उसे स्कैन भी करेंगे, तो नंबर भी %d में है और पावर भी %d में है। नंबर के लिए वैल्यू जाएगी n के एड्रेस में और पावर के लिए वैल्यू जाएगी p के एड्रेस में। अब आपसे कहा गया कि n में जो वैल्यू दी गई, फॉर एग्जाम्पल n में दे दिया गया 10 और p में दे दिया गया 3, तो 10 की पावर 3 आउटपुट आना चाहिए। तो या तो फिर ये काम आप खुद करें, अब खुद करना है तो जाहिर सी बात है कोडिंग करनी पड़ेगी, अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको पता है कि ये काम करने के लिए तो सी में फंक्शन है, क्यों हम खुद ही मेहनत करेंगे। तो अगर फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कि फिर हम उसी से काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं printf और यहाँ पे क्या दिया वैल्यू आफ्टर रेजिंग पावर इज, आपका मैसेज कुछ भी हो सकता है, आंसर इज या जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हमने लिख दिया है वैल्यू आफ्टर रेजिंग पावर इज, और जो वैल्यू है फंक्शन जो भी आप यूज कर रहे हैं फंक्शन का नाम क्या होगा ये तो इंपॉर्टेंट है ही, कि अगर पाव फंक्शन है तो वो POW ही लिखना है, पावर नहीं लिख सकते आप, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उसका रिटर्न टाइप क्या है, यानी जो आउटपुट वो रिटर्न करेगा वो किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है, क्या वो इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करता है या उसका रिटर्न टाइप क्या कैर है या इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट है, क्या है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये हमें पहले से पता है और हम आपको बता रहे हैं कि पाव फंक्शन जो होता है उसका रिटर्न टाइप हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट होता है, भले ही वो इंटीजर एक्सेप्ट करे, लेकिन जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो फ्लोटिंग पॉइंट होगी। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब डेसिमल वाली वैल्यू, रियल नंबर जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में, वो रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है परसेंट हमने लगाया, क्योंकि हमें फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू मिलनी है तो इसीलिए %f लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है हमें पता है कि जब हम खाली %f लिखते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक जाता है, दशमलव के बाद 6 प्लेसेस तक आंसर दिखाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू आए, ठीक है डेसिमल में आए, हम चाहते हैं डेसिमल में आए क्योंकि एक्यूरेसी हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा ना खींचे, 5-6 डिजिट तक नहीं जाना है, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में ही सेटिस्फाइड हैं। तो हम यहाँ %f को कैसे लिखेंगे, %.2f। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू पॉइंट में तो आएगी लेकिन पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक ही आएगी, उसके बाद उससे ज्यादा नहीं आएगी। तो इस तरह से ये हमने अपना लिखा। अब हमें पावर के लिए रिटर्न करना है तो हमने फंक्शन लिखा, हमें पता है कि फंक्शन है पाव ब्रैकेट में। अब 2 आर्ग्यूमेंट होती है पाव फंक्शन की, पहला किसको पावर देनी है, दूसरा कितनी पावर देनी है, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं हम कॉमा से। किस नंबर को पावर देनी है वो ऑलरेडी हम n में स्टोर कर चुके हैं और कितनी पावर देनी है वो हम स्टोर कर चुके हैं p में, और दोनों के बीच में हम कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये तो हमारा फंक्शन क्लोज हो गया और इसके बाद में अब हम अपना printf स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं और इसके बाद में अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हमने किया और कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अब हम इसे सेव कर रहे हैं। .c एक्सटेंशन देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया, मान लीजिए हमने फाइल का नाम math-lib fun, ठीक है, और सेव कर दिया। अब हम इसे रन कराएंगे। अच्छा वॉइड नहीं हुई इसका, सेव करेंगे वापस से।
तो देखिए पूछ रहा है कि नंबर क्या देना है, तो मान लीजिए आपको नंबर देना है 8, आपको रिटर्न करना है 8⁴। तो आपने लिख दिया नंबर की वैल्यू n और कितनी पावर देनी है 4, तो एंटर करेंगे तो देखिए 8 की पावर 4 दैट इज 4096 आ गया। और पॉइंट के बाद आप देख ही पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद क्या आया है 00, यानी 2 ही बार 0 आया। तो वो 2 बार 0 क्यों आया, क्योंकि आपने 0.2f दे रखा है, %.2f दे रखा है। तो इस तरह से कोई भी आपको जब नंबर देना है बस आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि हमको देखिए 12⁻3, तो ऐसे स्पेस दिया और कर दिया, और ये देखिए 12⁻3 आपके सामने आ गई है। तो इस तरह कोई भी नंबर आपको चाहिए, अगर आप चाहते थे कि पॉइंट में आए ही ना, हम चाहते ही नहीं पॉइंट में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जहां 0.2 लिखा हुआ है वहां पर 0.2 की जगह क्या लिख देंगे 0.0, और बस आप इसको सेव कर देंगे। ये 0.2 हम हटा दे रहे हैं, 0.0 इसकी जगह कर दे रहे हैं। प्रोग्राम में आए, सेव किया और वापस से इसे रन करा ले रहे हैं। अब फिर लिख दिया 12⁻3, तो एंटर कीजिए, ये देखिए 1728 या जो भी वैल्यू आपकी होती है वो आपकी आ जाती है। पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू आपकी नहीं आ रही है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से पाव फंक्शन रिटर्न करते हैं। अगर मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव में या उसमें पूछ लिया जाए आपसे ट्रू फॉल्स में कि रिटर्न टाइप ऑफ पाव फंक्शन इज INT, तो INT नहीं है, आपका फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। और अगर पूछ लिया जाए मतलब मल्टीपल चॉइस में कि रिटर्न टाइप ऑफ पाव फंक्शन इज, तो आपको आंसर फ्लोट ही रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है हमारा SQRT। SQRT एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करने में हमारी हेल्प करता है। वैसे तो स्क्वायर रूट आप निकाल भी सकते हैं, जिन लोगों को मैथमेटिक्स आती है वो निकाल सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए है जिनको की मैथमेटिक्स आती नहीं, और अगर जो निकाल भी रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत टाइम देना पड़ेगा उनको, क्योंकि स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन इतनी भी आसान नहीं है कि 2 नंबर को जोड़ा और रिटर्न कर दिया आपने आउटपुट। तो मेहनत आप खुद नहीं करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप ये काम जो है कैसे करेंगे, इस काम के लिए आप यूज करेंगे अपना 100⁻3। 100⁻3 जब आपको करना होगा तो अपना बुद्धि आप लगाएंगे थोड़ी सी, कि आपको पता है कि 100⁻3 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना होगा, लॉन्ग INT लेना होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी वैल्यू को, नेगेटिव में आउटपुट दे देगा। तब अगर आप लॉन्ग INT ले रहे हैं तो आपका जो स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो %LD हो जाएगा, फिर %D नहीं रहेगा। इतना आपको करना होगा। प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और सेव करके वापस से हम रन करेंगे। 100⁻3 देना है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, इसीलिए इसको रिटर्न नहीं कर रहा है। हंड्रेड की पावर 2 तक ये ले लेगा, 2 भी नहीं लेगा। अच्छा 10, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज पे ये यूज नहीं करेंगे इसको। फिर उसके लिए आपको जो है लॉन्ग INT के साथ साथ आपको वो भी यूज करना पड़ेगा, डेटा टाइप इसका डबल करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भाई? हाँ वही करने जा रहे हैं, उसको भी करने जा रहे हैं, उसको भी हमको ठीक है। तो इतनी एक्सीडिंग वैल्यू आ रही है, पावर फंक्शन की रेंज से बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी उसने आपको आउटपुट दिया है और यहाँ बता रहा है कि वैल्यू आपकी ओवरफ्लो कर गई है। तो इसलिए वो बता रहा है कि आप वैल्यू ओवरफ्लो हो रही है, और इसलिए उसका जो नंबर का फॉर्मेट है
वो नंबर आपका बेसिक नंबर नहीं रह गया, उसका फॉर्मेट जो है साइंटिफिक नोटेशन में बदल गया, तो वो आपको इतना आउटपुट जो है दिखा रहा है और नेगेटिव में दिखा रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपकी कन्वर्ट हो चुकी है साइंटिफिक नोटेशन में, बट स्टिल आपको वो बता रहा है कि आपकी वैल्यू का जो है आउटपुट जो है वो ओवरफ्लो कर गया है, जिसकी वजह से आप डिजायर्ड आउटपुट नहीं ले सकते हैं। चलिए एसक्यूआरटी फंक्शन के बारे में बात करें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो आप एसक्यूआरटी फंक्शन यूज कर सकते हैं। और एसक्यूआरटी फंक्शन जब आपको यूज करना है तो एक नंबर यहाँ पे ले ले रहे हैं। अब हम वैल्यू मांगने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए हमको निकालना है 144 का स्क्वायर रूट, तो एन में हमने वैल्यू स्टोर कर लिया है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे SQRT of n। ये देखिए, तो 12 ये आपको रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 144 का स्क्वायर रूट जो है 12 है। तो पॉइंट एफ हमने लिखा है, 0.0f इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो है आपका डेसिमल के बाद हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में होता है, सभी का स्क्वायर रूट एक होल नंबर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे दे देते हैं 165, तो 165 का स्क्वायर रूट जाहिर सी बात है कि एक होल नंबर नहीं होगा। तो जब आप इसे रिटर्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0.0f दिया हुआ है इसलिए 13 दिखा रहा है। अगर इसी को 0.0 की जगह हम 0.2 कर दें या पॉइंट एफ ही कर दें, पॉइंट एफ कर मतलब परसेंट एफ कर दें, तो अब जो है ये पूरा आपको डेसिमल की 6 प्लेसेस तक लेकर के जाएगा। ये देखिए किस तरह से करेगा, ये देखिए तो 12.845, क्योंकि जब हम खाली जीरो में दे रहे थे मतलब 0.0 दे रहे थे तो वैल्यू हमारी राउंड होके आ रही थी, लेकिन अब हमने पॉइंट हटा दिया है, डेसिमल की प्लेसेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, तो एग्जैक्ट आउटपुट जो है एक्यूरेट आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एसक्यूआरटी फंक्शन है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है स्क्वायर रूट रिटर्न करने के लिए फंक्शन आपका एसक्यूआरटी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका रिटर्न टाइप जो है वो फ्लोट होता है। तो आप वैल्यू इंटीजर ले सकते हैं, इनपुट आप इंटीजर में ले सकते हैं, लेकिन जब आपको आउटपुट देना होगा तो वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा। अगला इसी तरीके से अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट की जगह में निकालना है कोई क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए भी हमें यहाँ पर हमारी लैंग्वेज जो है वो फंक्शन देती है। इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, और छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं हम। हमने फिलहाल यहाँ पे 8 ले लिया, ये देखने के लिए कि आउटपुट सही आएगा कि नहीं। और सबको पता है कि 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का क्यूब रूट होता है आपका 2, CBRT। क्यूब रूट के लिए फंक्शन होगा CBRT। सेव करेंगे, रन कराएंगे, ये फंक्शन हट गया, इसकी लाइब्रेरी से हटा दिया गया। पहले ये हुआ करता था, अब ये फंक्शन नहीं है। चलिए CBRT भूल जाइए, फंक्शन ये नहीं है इसमें। किसी भी नंबर की लॉग आपको वैल्यू निकालनी है, तो लॉग वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं log 10। सपोज हमें 100 का लॉग वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम log 10 फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है LOG10, बाकायदा इस तरह से लिखेंगे। और ये आपको यहाँ पर 0 log 10। ज्यादातर जो मैथमेटिकल फंक्शन है उनका रिटर्न टाइप जो होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट ही होता है। ये देखिए, तो 2 पॉइंट, क्योंकि सभी को पता है कि 100 की लॉग वैल्यू 2 होती है, तो इस तरह से
आप लॉग रिटर्न करना चाहते हैं तो लॉग फंक्शन आप यूज करेंगे। चलिए अगला फंक्शन है हमारा मॉड। अगर आपको किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद अगर आप निकालना चाहते हैं उसी का रिमाइंडर, तो आप क्या यूज करेंगे, मॉड फंक्शन यूज करेंगे। ऐसे मान लीजिए हमने n में एक वैल्यू ले ली, न्यूमरेटर के लिए हमने मान लीजिए ले लिया यहाँ पे 123 और डिनोमिनेटर के लिए वैल्यू ले ली मान लीजिए 2, और हम डिवाइड करके देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आउटपुट हमारा रिमाइंडर के फॉर्म में क्या आया। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि ये काम करने के लिए मॉडुलो ऑपरेटर भी मिलता है आपको, मगर अगर आप देखना ही चाहते हैं कि फंक्शन का यूज करके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे फंक्शन मॉड। एक्चुअली पहले मॉड फंक्शन था, हम पहले मॉड फंक्शन यूज करके देख रहे हैं, अगर नहीं काम करेगा मॉड फंक्शन तो हम मॉड एफ का यूज करेंगे। फिलहाल हम मॉड फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसमें हमने न्यूमरेटर की वैल्यू दे दी और कॉमा डिनोमिनेटर, क्योंकि ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स पे काम करता है। इसको काम करने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, ना 2 से ज्यादा पे काम करेगा ना 2 से कम पे काम करेगा। पहली आर्ग्यूमेंट जो होगी वो न्यूमरेटर होगी और दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी डिनोमिनेटर। अभी रन कर रहे हैं। तो मॉड को इन्होंने बदल दिया है, मॉड फंक्शन जो है मॉड एफ से आने लगा है। मॉडल भी नहीं काम कर रहा है। मॉडिफाई करते रहते हैं उसकी लाइब्रेरी को, उसमें से कुछ फंक्शंस रिमूव कर देते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो इसका लैंग्वेज प्रोसेसर है, मतलब इस वाले इसका सी का, हो सकता है इस फंक्शन को सपोर्ट ना कर रहा हो। तो चलिए हम इसमें देख लेंगे कौन सा फंक्शन एग्जैक्ट काम करेगा। जो मेरे में टर्बो सी पड़ी हुई है वही हम आपको बताएंगे और वही फंक्शन आप लोग भी यूज करेंगे। फिलहाल इस पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों फंक्शंस को नॉन आइडेंटिफाइबल बता रहा है। चलिए इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सील। सील फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेसिमल वैल्यू को राउंड करके रिटर्न करता है, लेकिन एक्चुअली राउंड करके ये उसके नेक्स्ट इंटीजर पे उसे रिटर्न करता है। नेक्स्ट इंटीजर पे रिटर्न करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वैल्यू ले ली, हमने यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ली, फ्लोट n, और उसको हमने मान लीजिए वैल्यू दे दी 2.12345, ऐसे कुछ हमने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज दे दी। अब हम यहाँ पर उसका रिटर्न करेंगे एक मतलब उसको राउंड करेंगे, लेकिन राउंड करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे सील, CEIL होता है, और इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो हमेशा %f ही होता है, ठीक है, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट होता है। और अब हम यहाँ लिख रहे हैं सील, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सील लिखेंगे और ब्रैकेट में आप नंबर की वैल्यू डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो देखिए इसने क्या दिया है, 3.0000000। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हमारा नंबर था वो था 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट में जो वैल्यू थी हमारी वो उसने उसको जो है यहाँ पर राउंड किया और उसको नेक्स्ट होल नंबर पे लेके गया। अगर यहाँ पर ही हम 2 पॉइंट सपोज लिख देते 0111 कुछ ऐसा लिख देते हैं, इसको अगर हम यहाँ लिख देते 1.9 ऐसे कर दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए अब ये इसको जो है रिटर्न करेगा 2.0। तो ये अपने आप ही जो है आपकी वैल्यू को राउंड करता है और जो एग्जैक्ट नियरेस्ट उसका जो नेक्स्ट होल नंबर होता है उसमें आपके आउटपुट को रिटर्न करता है। जबकि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पे ना जाए, नेक्स्ट होल नंबर पे ना जाए, बल्कि उसके प्रीवियस होल नंबर पे जाए, तब आप यही फंक्शन जो है सील नहीं यूज करेंगे, बल्कि सील की जगह पर एक और फंक्शन यूज करते हैं। वो फंक्शन है हमारा रिटर्न टाइप, हमारा उसका भी %f ही होता है।
क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट ही देता है वो। लेकिन अब हम फंक्शन यूज करेंगे फ्लोर। कुछ लोगों ने मैथ्स में शायद ये फंक्शन पढ़े हों या उन्होंने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये फंक्शन पढ़े होंगे। तो सील फंक्शन जो है वो नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर पे उसको रिटर्न करता है होल नंबर पे, और फ्लोर जो होता है वो उसके प्रीवियस नंबर पे उसे लेकर के जाता है। ये देखिए, तो अभी जैसे 1.90 लिखा हुआ था, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे वैल्यू को, 1 पॉइंट की जगह ना हम इसको कर देते हैं 2 पॉइंट, और हम दोनों का ही यूज करके दिखा देते हैं। ये हम यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं इसके सिंगल स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं /n। अभी दोनों आपको प्रिंट होकर के दिखाएंगे। ये देखिए, तो पहले में 2 पॉइंट समथिंग दिया था, तो अब उसकी वैल्यू क्या थी, सील कर दिया उसने उसको। तो सील का मतलब होता है, वैसे तो सील वर्ड जो लिया है वो सीलिंग वर्ड से लिया गया है। सीलिंग का मतलब होता है छत, तो ऊपर की तरफ लेके जाता है, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर पे लेके जाता है होल नंबर पे। तो 3 कर दिया। और फ्लोर का मतलब भी होता है जमीन, तो ये क्या है, ये आपको प्रीवियस नंबर पे लेके जाता है, मतलब नीचे की तरफ लेकर के जाता है। तो इस तरह से सील और फ्लोर फंक्शन यूज किए जाते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है इन फंक्शन का काम क्या है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है इनमें से किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितनी आर्ग्यूमेंट पे काम करते हैं, और या फिर ये कहा जा सकता है कि math.h के 4 फंक्शंस के नाम बताएं और उनको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करें। तो इनमें से कोई भी चीज अगर होगी तो इसमें मैथ के यही सारे फंक्शन आप बता सकते हैं। पाव है, SQRT है, log10 है, सील है, फ्लोर है, मॉड है, मॉड भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है अगली, वो उस कैटेगरी में हम करेंगे अब फंक्शन आपके कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शंस। और कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शन मतलब सिंगल कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, तो सिंगल कैरेक्टर पे अगर आपको काम करना है तो आपको एक फाइल चाहिए होगी ctype.h। फिर इस फाइल से काम नहीं होगा, maths.h से कोई लेना देना नहीं है। अब हम यूज करेंगे ctype.h। तो ctype.h हम यहाँ पे लिए ले रहे हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ये दोनों फाइलें हमें लेना ही लेना है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी करेंगे और हमें कंसोलिंग भी करनी होगी। अब हमें फाइल लेनी है जिसका नाम है ctype.h। ये हमने लिया, और इसके बाद अपना मेन फंक्शन। अब सारे के सारे काम जो भी इस फाइल में होंगे वो सारे के सारे आपके जो है वो सिंगल उससे ही होंगे, सिंगल कैरेक्टर पे ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये काम करना है यहाँ पर। अब हमने एक कैर ले लिया, कैर सी ले लिया हमने, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया मान लीजिए कैपिटल ए से। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि गिवन कैरेक्टर की डेटा टाइप क्या है। क्या वो एक डिजिट है, क्या वो एक अल्फाबेट है, क्या वो लोअर केस में अल्फाबेट है, क्या वो अपर केस में अल्फाबेट है, या उसे अपर से लोअर में कन्वर्ट करना है या लोअर से अपर में कन्वर्ट करना है। ये सारे टास्क किसी भी कैरेक्टर पे आप यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी फंक्शन जिनमें मैंने बोला कि जब हम ये देखेंगे कि क्या वो एक अल्फाबेट है या वो एक नंबर है या वो क्या, तो इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं जहां पर ये चेक करते हैं कि वेदर द थिंग इज और नॉट, चीजें हैं या नहीं है, क्या ऐसा है या नहीं है। तो जब भी हम क्या वाली बात करते हैं तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप हमेशा एक बुलियन होता है। बुलियन का मतलब वो चेक करता है कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। और आपको पहले से ये बात बताई गई है कि सी लैंग्वेज में ट्रू को हम किससे इंडिकेट करते हैं, 1 से इंडिकेट करते हैं, और फॉल्स को इंडिकेट किया जाता है 0 से। तो इन फंक्शन का आउटपुट जो है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। जैसे हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि दिया हुआ कैरेक्टर क्या अल्फाबेट है या नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, कैरेक्टर तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, हमने सी में ले लिया है। अब वो अल्फाबेट है या नहीं है इसके लिए हमें %d लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे इज अल्फा। ये फंक्शन पहले से सी की लाइब्रेरी में सेव्ड है, जिसमें हम अपने कैरेक्टर का नाम डालेंगे, और कैरेक्टर हमारा जो है वो सी में पड़ा है, इसीलिए हमने इज अल्फा के अंदर ब्रैकेट में सी डाला। और अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं गेट ch, और अपने प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और अब आउटपुट हम इसका देखेंगे इसको सेव करके।
और अब हम इसे रन कराएंगे। तो देखिए इसने आपको क्या इंटीजर रिटर्न किया, पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न किया है। तो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करने का मतलब ये है कि ये एक अल्फाबेट है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो अल्फाबेट है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अल्फाबेट हटा देते हैं, अल्फाबेट की जगह पे सपोज हम कोई डिजिट लिख देते हैं, 5 लिख दिया हमने, और अब हम प्रोग्राम को वापस से सेव कर रहे हैं और फिर हम इसे अब रन कर रहे हैं। तो देखिए उसने क्या दिया, 0 दिया, 0 का मतलब है फॉल्स। अब क्योंकि वो जो हमने कैरेक्टर के फॉर्म में भले ही डाला लेकिन वो डिजिट है, वो अल्फाबेट नहीं है, इसलिए इसका बूलियन आउटपुट जो है वो फॉल्स हो गया, और फॉल्स के केस में ही आपको 0 रिटर्न करेगा। तो ध्यान रखिए, चाहे तो आप अपने पास कहीं इस चीज को लिख भी सकते हैं कि इस अल्फा फंक्शन का ट्रू रिटर्न टाइप कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और फॉल्स रिटर्न टाइप 0 होता है। तो ये चेक करेगा दिए हुए कैरेक्टर को, और आपको तो सोचना भी नहीं पड़ा। अगर आपसे कह दे कि एक प्रोग्राम बनाइए और खुद से जांचिए कि जो कैरेक्टर आपने मांगा है वो अल्फाबेट है या नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, और आपको ये सब सोचना ना पड़े, ये सारी मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए ही यहाँ पर ये इज अल्फा फंक्शन दिया है। इसी तरीके से अब ये तो हो गई बात अल्फाबेट की। अगर हमें ये देखना है कि जो फंक्शन जो आया है वैल्यू वो डिजिट तो नहीं है, तब हम इस अल्फा की जगह पर यूज करेंगे फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, और फिर से हम लिख रहे हैं %d। और इस बार ये चेक करने के लिए कि वो वैल्यू कोई डिजिट है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे इज डिजिट, ये फंक्शन यूज करेंगे, और ब्रैकेट में हम अपने जिसमें भी हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू डालेंगे। हम सेव करेंगे प्रोग्राम को और वापस से रन कराएंगे। अब देखिए पहले तो उसने दिया था 0, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर आया था वो डिजिट, वो अल्फाबेट नहीं था, मतलब कि वो अल्फाबेट नहीं था, तो इस अल्फा ने 0 रिटर्न किया। लेकिन अब की बार क्या है कि वो डिजिट है, तो इस डिजिट फंक्शन ने एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न की। तो जितने भी ये इस वाले फंक्शंस हैं उन सब में या तो आउटपुट आएगा 0 जो कि होगा फॉल्स के लिए, और अगर वो कोई नॉन जीरो वैल्यू देता है तो वो ट्रू इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आज का लास्ट फंक्शन बता रहे हैं। अब हो सकता है कई बार ऐसा कि जो कैरेक्टर हमने दिया है वो या तो अल्फा हो सकता है या फिर डिजिट भी हो सकता है, तो कैरेक्टर एक ही, लेकिन हो सकता है कि वो अल्फाबेट दिया हो या फिर डिजिट दिया हो। तो दोनों को अगर एक साथ चेक करना चाहते हैं कि अल्फाबेट है या डिजिट है, तब तो ले लो। मान लीजिए हम कहना चाहते हैं ये चेक करिए कि वो अल्फाबेट है या डिजिट है, तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई मैसेज पास कीजिए। तो खैर हम अभी मैसेज नहीं पास कर रहे, हम तो सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों चीजों को चेक करना चाहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ यही देखा कि या तो वो चेक करेगा कि वो अल्फाबेट है या फिर वो ये चेक करेगा कि वो डिजिट है, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि अल्फाबेट है या डिजिट है, तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न हो, नहीं तो जीरो वैल्यू रिटर्न हो। तो उसके लिए हमें फंक्शन यहाँ पर देता है इज एलनम, ये फंक्शन हम यूज करेंगे, और यहाँ पर वापस से अपने कैरेक्टर को हम लिखेंगे, जो भी वेरिएबल है हमारा, सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन कराएंगे। इज एलनम फंक्शन देखेगा, कैरेक्टर को चेक करेगा, अगर अल्फाबेट या नंबर दोनों में से कुछ भी है तो वो एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर अल्फाबेट या नंबर नहीं है, तो अगर अल्फाबेट